गाइस, मैंने हर बार कहा है कि जब भी हमें अपने बड़े बुजुर्ग कहते हैं या रोकते हैं कि किसी जगह पर रात को मत जाओ या किसी चीज़ से दूर रहो, तो उसके पीछे उनकी कोई वजह ज़रूर होती है और जिसे ना मानकर हम अपनी कब्र खुद बनाते हैं। आज की कहानी मुझे बताई थी संतोष भैया ने, जो मैं बचपन में जिस कॉलोनी में रहता था वहीं रहते थे। उन दिनों आज जैसे डीजे सिस्टम नहीं हुआ करते थे, तो उनका एक छोटा सा बैंड था जो शादियों में, बर्थडे पार्टीज में या ऐसे फंक्शंस में परफॉर्म किया करता था। वो जब एक गांव में परफॉर्म करने गए थे, तब उनकी ग्रुप के एक लड़के के साथ एक किस्सा हुआ था और वो स्टोरी उन्होंने हम बच्चों को बताई थी। वैसे तो ये बहुत छोटा सा हॉरर इंसिडेंट था, पर इसका इम्पैक्ट उनके और उनके बैंड ग्रुप पर काफ़ी समय तक रहा। तो आगे बढ़ने से पहले गाइस, मैं हूं निखिल और स्वागत है आपका मिस्टिक निखिल चैनल पे। और हॉरर और मिस्ट्री से भरे वीडियोस देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए मिस्टिक निखिल चैनल को। तो आते हैं आज की कहानी पर। उन दिनों हम सब लोग कल्याण में रहते थे। तो एक बार संतोष भैया ने हमें बताया कि वो और उनके बैंड ग्रुप को करजत के पास एक दोस्त के गांव में परफॉर्म करने का ऑर्डर मिला था। उनके दोस्त के कजिन की शादी थी। संतोष भैया अपने साथ और 7 लड़कों को लेकर करजत के उस गांव में गए। एक छोटा टेम्पो भी बुक किया था, जिसमें उस बैंड का सामान रखकर वो 8 लोग कल्याण से करजत गए। हल्दी, शादी, ये सब रस्में अच्छे से पार हुई। सारे फंक्शंस खत्म होते होते बहुत रात हो चुकी थी। सब लोग काफ़ी थक भी गए थे। संतोष भैया के दोस्त के मामा ने उनके लिए रहने का इंतज़ाम भी किया था। शादी वाले घर से कुछ ही दूर पर एक खेत था और खेत के कोने में एक स्टोर रूम जैसा एक स्ट्रक्चर था और उसी रूम के अंदर इन 8 लोगों के लिए रात को रहने का इंतज़ाम किया था। दोस्त के मामा ने सबको रूम दिखाई, सबको थोड़ा सेट भी किया और निकलते निकलते उन्होंने बताया कि बच्चों, रात को ट्राई करो कि इस रूम से तुम लोग बाहर ना निकलो। गांव खेड़ा का एरिया है, रात में पता नहीं बाहर क्या हो, और अगर रात को तुम बाहर निकलते भी हो तो ज़्यादा दूर मत जाना। और कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो उस आवाज़ को रिस्पॉन्स मत देना, या ये किसकी आवाज़ है ये ढूंढने या देखने के लिए भी मत जाना। गांव में अक्सर ऐसे किस्से होते हैं, हुए हैं, तो थोड़ा संभल कर रहो। इतना कह के वो मामा जी वहाँ से चले गए। सबने सोचा कि वैसे भी हम लोग सब लोग इतने थके हुए हैं, तो बाहर जाकर घूमने का तो किसी का मन नहीं है, ना ही ताकत बची है। कुछ लोग तो मामा जी के उस बातों का मजाक भी उड़ा रहे थे उनकी पीठ पीछे और एक दूसरे को थोड़ा डरा भी रहे थे। ऑलमोस्ट रात के 1:30 बजे के आसपास सब लोग सो गए और तभी उनके ग्रुप का एक 23 साल का लड़का सुदर्शन टॉयलेट के लिए उठा और उनके बाहर चला गया। बाहर उसने देखा कि चारों ओर सिर्फ शांति है और सुदर्शन ने एक चीज नोटिस की कि खेतों के एक दूर कोने में एक गांव की औरत खेतों में चल रही है और कुछ गाना गा रही है। सुदर्शन को क्लियर सुनाई नहीं दे रहा था, पर इतना महसूस तो हो रहा था कि वो कुछ तो गा रही है। उसने सोचा कि होगी कोई गांव की औरत, तो सुदर्शन उसे इग्नोर करके वही उस रूम के पास कोने में जाके टॉयलेट करके रिटर्न आया। आते टाइम भी उसने देखा कि वो औरत अब भी वही खेतों में घूम रही है, तो उसने फिर उसे इग्नोर किया और सुदर्शन जब अंदर आने के लिए मुड़ा तो उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका धीमे से नाम पुकारा हो, सुदर्शन। और सुदर्शन ने भी पीछे मुड़ते हुए टर्न करते करते स्पॉन्टेनियसली उसके मुंह से निकल गया, हाँ कौन। उसने जब पीछे देखा तो पीछे कोई भी नहीं था और अब वो दूर खड़ी औरत भी कहीं दिख नहीं रही थी। उसने आसपास नजर घुमाई, पर उसे आसपास कोई भी नहीं दिखा, वो औरत भी नहीं दिखी। डर के वो अंदर भागा और बाकी दोस्तों को इस बारे में बताया, तो सबने उसे कहा कि शायद वो नींद में होगा या ये उसकी इमेजिनेशन होगी, वो थक गया है इसलिए, और उसे चुपचाप सोने के लिए कहा। अब कुछ देर बाद एक और लड़के की नींद खुलती है और वो देखता है कि सुदर्शन अपने बिस्तर पर बैठा है और कुछ बड़बड़ा रहा है। वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई हिप्नोटाइज हो गया है। सुदर्शन क्या बोल रहा है वो समझ में नहीं आ रहा था, तो उसके दोस्त ने उसे कंधे को पकड़कर उसे हिलाया। तब जाके सुदर्शन होश में आया। उसके दोस्त ने उसे कहा कि क्या बड़बड़ा रहा है, नींद नहीं आ रही है क्या, चुपचाप सोने दे। उसके बाद धीरे धीरे दोनों भी सो गए। उसके काफी टाइम बाद देर रात को सुदर्शन फिर से जगा और रूम से बाहर खेतों में जाके घूमने लगा। घूमते वक्त गाना गाने लगा। थोड़ी देर बाद उसके ग्रुप का एक लड़का
वो भी उठा। उसे रियलाइज हुआ कि सुदर्शन अपनी जगह पर अपने बिस्तर पे नहीं है। तो उसने बाकी लोगों को उठाया और इस बारे में बताया। तो जब 2-3 लोग उसे ढूंढने के लिए बाहर आए तो उन्होंने देखा कि सुदर्शन उसी खेत में घूम रहा है और कुछ गाना गा रहा है। उन्होंने सुना कि उसकी आवाज कुछ बदली बदली सी लग रही है। उसके दोस्त ने उसे पकड़कर होश में लाया और वापस रूम में ले आए। सबने उसे बहुत चिल्लाया कि ये क्या मजाक कर रहा है, चुपचाप सो जाना, कल हमें निकलना है। और सुदर्शन जब ध्यान पे आया तो वो खुद ज्यादा कंफ्यूज लग रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं और मुझसे क्यों बात कर रहे हैं। और इसी सोच में थोड़ी देर के बाद एक एक करके फिर सभी लोग सो गए। सुबह होने के बाद जब सब लोग उठे तो उनको सुदर्शन फिर कहीं नहीं दिखा। सबको लगा कि कहीं वॉशरूम में फ्रेश होने गया होगा। बट जब काफ़ी टाइम होने के बाद भी सुदर्शन रिटर्न नहीं आया तो सबको थोड़ा सा टेंशन हुआ। संतोष भैया अपने ग्रुप के साथ उसे ढूंढने के लिए भी निकले। और कुछ देर बाद संतोष भैया के दोस्त और उसके मामा जी को भी इस बारे में पता चल गया। और उसके बाद तो लगभग पूरा गांव ही उसे ढूंढने के लिए बाहर निकला। उसका कहीं नामो निशान भी नहीं दिख रहा था, जैसे कहीं हवा में ही घुल गया हो। और काफ़ी समय के बाद, काफ़ी मशक्कत के बाद कुछ गांव वालों को वो उसी गांव के बॉर्डर के पास वाले खेत में एक बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। तुरंत उसे लोकल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और वहां से कल्याण भी शिफ्ट किया गया। 2 दिन के बाद जब उसे होश आया तो सुदर्शन बड़ी अजीब बिहेव कर रहा था। उसे कुछ भी जैसे याद ही नहीं था। उसकी बॉडी में जैसे जान ही नहीं थी। उसके बोलने सोचने की शक्ति जैसे खत्म हो गई थी। डॉक्टर्स ने काफ़ी ट्रीटमेंट्स किए बट सुदर्शन को एग्जैक्टली क्या बीमारी हुई है इसका उन्हें कभी पता ही नहीं चल सका। उसके बाद सुदर्शन कभी ठीक ही नहीं हुआ और आगे की पूरी लाइफ सुदर्शन बस एक जिंदा लाश बनकर जीता रहा। जैसे सुदर्शन ने रात को कुछ दोस्तों को बताया था, वैसे वो खेतों में औरत कौन थी इस बारे में कभी कोई पता ही नहीं चल सका और ना ही इस बारे में गांव में किसी को जानकारी थी। सो गाइज, आपको आज की अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक और मिस्ट्री के साथ, ऐसी कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।